नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। इसमें आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज 652 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रायपुर जिले में रिकॉर्ड 291 नए मरीज मिले। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दुर्ग जिले में 77 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि बिलासपुर में 49, रायगढ़ में 41, सुकमा में 27, बलौदाबाजार में 25 नए मरीज मिले। कोरिया में 24, राजनांदगांव में 18 संक्रमित मिले। गरियाबंद में 18, नारायणपुर में 12 मरीज मिले हैं। और इसके साथ छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 6139 हो गई। अब तक 17,485 संक्रमित हो चुके हैं। आज 338 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 11,185 मरीज अब तक कोरोना से लड़कर जीत चुके हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की आज मृत्यु हुई है। मौत का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में अब तक 161 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण के चलते। तो प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 652 अब तक के केस हैं। 291 मामले अकेले रायपुर से सामने आए हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। हालांकि इन सबके बीच सरकार स्पष्ट कर चुकी कि लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना मीटर पर अपडेट देखें। एक दिन में 652 केस, ये अब तक की रिपोर्ट है। इसमें देर रात आने वाली रिपोर्ट से आंकड़ा बढ़ सकता है। 17,485 कुल अब तक संक्रमित हुए हैं प्रदेश में, जिनमें 11,185 कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए। कुल 161 मौतें हुई हैं, जिनमें 3 मृत्यु आज की दर्ज की गई। और एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 6139 पर पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण की जद में धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ आता दिख रहा है। रायपुर के तमाम इलाकों में जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। हैरान करने वाली बात है कि कई लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट कुछ समय अंतराल के बाद अलग अलग बताई गई। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी रायपुर के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की मुश्किल इस बात से बढ़ गई है कि जांच के बाद पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और फिर नेगेटिव बताकर अस्पताल से जाने को कह दिया। ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने कालीबाड़ी स्थित टीबी अस्पताल में कोरोना की जाँच करवाई, रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई और लक्षण और अन्य जानकारी देने के अगले दिन अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। लेकिन हैरानी इस पर है कि 2 दिन बाद एडमिट इन्हीं लोगों को नेगेटिव बता दिया गया। इनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैसेज भेजा गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव बताकर उनको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी दी गईं। मैसेज मिलने के बाद जब मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया तो बताया गया कि आपकी शिकायत रजिस्टर कर ली गई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन किसी ने संपर्क नहीं किया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें एडमिट क्यों किया। अभी हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे कॉल आया कि आपका पॉजिटिव आया है। उसके बाद डायरेक्टली ला के यहाँ माना कोविड सेंटर में ला के रख दिए हैं और ना ही हमको अभी तक के किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन है कि हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है ऐसे करके। आज हमको मैसेज आया था कि आज हमारा जो कोरोना रिपोर्ट है वो निगेटिव है करके। गवर्नमेंट के लिए एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है वो आगे किसी और के साथ ना हो, ताकि हम लोग नेगेटिव हैं। हो सकता है आज हमारे साथ कोई पॉजिटिव होता तो हम भी पॉजिटिव हो सकते थे इस चीज़ में। तो ये पूरी की पूरी तरह से बहुत गंदे तरीके से लापरवाही है गवर्नमेंट की, जो हम लोगों को नेगेटिव होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव ठहरा के भेजा जा रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग इसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती बता रहा है। सफाई दी जा रही है कि मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव ही थी, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बल्क में मैसेज भेज दिया था, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के नाम एक में ही जुड़ गए। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे का कहना है कि एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट RT-PCR जाँच से कम विश्वसनीय है। अलग अलग पद्धति से जांच हुई है। एक ट्रू नॉट हुआ है जिसमें कि कॉटरेज का सिस्टम रहता है और वो जो संबंधित वायरस है उसको पकड़ता है, और दूसरा होता है RT-PCR जिसमें कि थ्रोट से सैंपल लेते हैं, वो भी वायरस को आइडेंटिफाई करता है। ट्रू नॉट में हो सकता है कुछ चूक हो जाए तो उसमें नेगेटिव भी आ सकता है। इधर भाजपा सरकार पर कोरोना को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगा रही है। कोरोना जांच रिपोर्ट में कुछ
मामलों में शिकायतें आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स जो निगेटिव है वो पॉजिटिव आ गई और पॉजिटिव रिपोर्ट्स कहीं निगेटिव भी आ रही है। तो मेरा ऐसा समझना है कि एक महामारी का रूप ले लिया और उसमें और एहतियात बरतने की जरूरत है। लापरवाही के मामले जांच का दायरा बढ़ने के बाद सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच का दायरा बढ़ाने के लिए RT-PCR पद्धति की जगह तमाम टेस्ट किट से जांच कराने लगी है, जिसमें रैपिड एंटीबॉडी, रैपिड एंटीजन और ट्रू नॉट मशीनों से भी जांच की जा रही है, जिसे ICMR केवल सर्विलांस के लिए उपयोग में लाने के लिए कहता है, जबकि प्रदेश में इन पद्धतियों को भी कंफर्म जांच की श्रेणी में ला दिया गया है। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत रायपुर के सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसर शामिल हुए। इस बैठक में कोरोना की रोकथाम और इसके इलाज की उचित व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अब कोरोना को लेकर लॉकडाउन नहीं लगेगा, बाजार को फुल टाइम खोलने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के सुझाव आए हैं, उन पर विचार करने के बाद एक नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हॉस्टल या धर्मशालाओं को भी लिया जा सकता है। इसमें NGO, NCC, समाज सेवक सबका सहयोग लिया जाएगा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रशासन लोगों को सपोर्ट इसमें करे, लोगों का सपोर्ट इसमें और ज़्यादा जोड़ा जाए। इस मीटिंग में एम्स और मेकारा के अधिकारियों को भी बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो सकता है तो रायपुर में क्यों नहीं। लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा और बल्कि आवश्यकता होगी तो उसको और रियायत दिया जाएगा। दुकान खोलने के वक्त में को भी विस्तार किया जाएगा। हम कोई व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के पक्ष में नहीं है। NGOs जो हमको सहयोग दे रहे हैं और जो संगठन हमको सहयोग दे रहे हैं, NCC के बच्चे हैं, NSS के बच्चे हैं, उनकी हम मदद लेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इस दिशा में। जो खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, जो भय पैदा हो रहा है, जब दिल्ली कंट्रोल हो सकता है, धारावी कंट्रोल हो सकता है, तो रायपुर कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता? कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को तैयार, मानसिक रूप से तैयार कर सकें, लोगों के भय को दूर कर सकें और लोगों का इलाज जल्द से जल्द हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हमको काम करना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों, तेंदुपत्ता संग्राहकों, गोबर विक्रेताओं, इन सब के खाते में 1,737 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री इस राशि में धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त की ऑनलाइन भुगतान भी करेंगे। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि और तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन के तौर पर 232 करोड़ की राशि खातों में डालेंगे। सीएम हाउस में दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। साथ ही इस मौके पर प्रदेश भर के 22 जिलों में कांग्रेस कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ की अनुदान राशि दी जा रही है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है, इसका भी भुगतान होना है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में छत्तीसगढ़ के किसान। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। मुझे खुशी है कि 20 अगस्त को हमारे प्रेरणा पुंज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त की 1500 करोड़ की राशि लगभग 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना के तहत हम गोबर संग्राहकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी भी कर रहे हैं। इससे गांव में 12 महीना रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किसानों को ताकत देने की इस योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण
अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है और संकट के इस काल में संबल और सहारा भी। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट में उपचुनाव को लेकर सियासी कश्मकश तेज है, बढ़ गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता जहां ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने 15 साल के दौरान के विकास कार्य गिना रही। इन सब के बीच में जोगी की पार्टी को लीड कर रही उनकी पत्नी रेणु जोगी ने कहा कि मरवाही उपचुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा है। मरवाही में उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस। अचानक सभी दलों की सक्रियता इलाके में बढ़ गई है। मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, सभी दलों के संगठन के नेता बैठक ले रहे हैं, खुद को मरवाही की जनता का हितैषी बताने की होड़ में शामिल हो रहे हैं। इन सब के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी चुनावी मोर्चा संभाल लिया है और अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पत्नी और कोटा विधायक रेणु जोगी मरवाही उपचुनाव को लीड कर रही हैं। वे कहती हैं कि मरवाही उपचुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा है। भाजपा कांग्रेस से इस सीट को बचाकर रखना चुनौती है। मेरे लिए भी एक बहुत जीवन की एक अग्नि परीक्षा जैसा चुनाव हो रहा है। तो जनता और ऊपर वाले पर विश्वास करके मैं अपना कार्य तो कम से कम कर रही हूँ। अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय अगर चुनाव लड़े तो यहाँ का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, रोमांचक रहेगा। 18 महीने मेरे पिताजी यहाँ विधायक के रूप में काम किए, यही सरकार थी। उन 18 महीने में एक भी कोई नहीं आया और उनके स्वर्गवास के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब कोई यहाँ नहीं आ रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गढ़ में पहली बार अजीत जोगी के नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस या भाजपा मुकाबले में आई है और इस बार दोनों पार्टियां यहां जीत का मौका नहीं खोना चाहती। यही है कि दोनों ही दल के नेता यहां ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, साथ ही जीत के दावे भी कर रहे हैं। विश्वास है कि जनाधार हमारा मजबूत होता जा रहा है। 15 सालों में हम लोग जो नहीं कर पाए वो अगले 5 साल में हम लोगों को सब कुछ करना है। मरवाही परंपरागत रूप से हमारी सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। ताबड़तोड़ कर लें, रोज वहीं वो लोग अड्डा जमा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस की दुर्गति है कि आदमी सरपंच का पद नहीं छोड़ता है, लेकिन कांग्रेस से एमएलए लोग भाग रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही मरवाही में शुरू हुई सियासी मशक्कत में जीत के दावे करने वाली भाजपा और कांग्रेस अपने संभावित प्रत्याशियों के सवालों को टाल जाती है, मगर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने ऐलान कर दिया है कि उनका उम्मीदवार अमित जोगी ही होगा। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। रायपुर नगर निगम अब की बार इस साल कोई टैक्स नहीं बढ़ाएगा। MIC की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। मेयर एजाज ढेबर का कहना है कि कोरोना के संक्रमण काल में अब कोई टैक्स फिलहाल शहर के लोगों पर नहीं लगाया जाएगा, इसीलिए बैठक में इस पर फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम के किराए में मंत्री, मेयर और कमिश्नर 50% छूट दे सकते हैं। ये छूट खेलकूद के अलावा सरकारी कार्यक्रम पर भी लागू होगी। इसके लिए मंत्री को साल में 20 दिन और मेयर कमिश्नर को 10-10 दिन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। इस बैठक में MIC की तरफ से 17 मुद्दों पर प्रस्ताव आए, जिसमें तालाब गार्डन का सौंदर्यीकरण, निगम कर्मियों के मेडिकल बिल, संविदा नियुक्ति, प्रमोशन, कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेसमेंट जैसे तमाम मुद्दे थे। सफाई और सैनिटाइजेशन का मुद्दा बैठक में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी टैक्स की वृद्धि नहीं करेंगे, इसलिए उस प्रस्ताव को हम लोग ने गिरा दिया है। अगर जो किराया दर होता है उसमें माननीय मंत्री जी, महापौर और आयुक्त चाहें तो साल में मंत्री जी 20 दिन और हम और आयुक्त साल में 15 दिन, उसमें 50% की छूट हम लोग दे सकते हैं। लेकिन महापौर आज के MIC में लोगों को निराश किए हैं। सफाई का एक ऐसा मुद्दा है जो नए परिसीमन के बाद वार्डों में, उसकी स्वीकृति आज 5 महीने में भी महापौर नहीं ला पाए हैं। आज वो मुद्दा भी MIC में नहीं था। तो मुझे लगता है कि कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या सफाई की, स्वच्छता की, सैनिटाइजेशन की। स्काई वॉक को लेकर ज्यादातर लोगों का सुझाव है कि इसको तोड़ने के बजाय जितना बन गया है उसका ही कुछ उपयोग कर लें। इन सुझावों को देखते हुए मेकारा से DKS और DKS से मल्टी स्टोरी पार्किंग तक स्काई वॉक को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। गुरुवार को
इसको लेकर बनी सामान्य सुझाव समिति की बैठक होने वाली है। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। बैठक में आने वाले सुझाव के आधार पर यह तय होगा कि स्काई वॉक का किस तरह से उपयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 80 करोड़ की लागत से स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया गया। 80% काम इसका पूरा हो गया। कांग्रेस सरकार ने आते ही इसके औचित्य पर सवाल लगाए, इसके निर्माण पर रोक लगा दी। ज्यादातर लोगों का सुझाव यही था कि करीब 60 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं और ऐसे में इसे तोड़ने की बजाय इसका इस्तेमाल करें। इस पर निर्णय लेने के लिए सामान्य सुझाव समिति बनाई गई और अब इसकी कल मीटिंग है। शासन का 77 करोड़ रुपए करीब बेकार चला जाएगा। 45 करोड़ का भुगतान हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इसमें और बेहतर उपयोग क्या होगा, इसी पर चर्चा होगी। 4-5-6 बैठक हमारी हो चुकी है। उन बैठकों में उसका क्या उपयोग हम कर सकते हैं, उसका सदुपयोग क्या हो सकता है, उस पर विचार चल रहा है। तोड़ने की मंशा अब हमने भी पहले नहीं सोची थी और तोड़ने की मंशा क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेकाहारा से और जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको जोड़कर मरीजों को लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाकी हिस्से को हम विज्ञापन के बोर्डों के लिए दे सकते हैं और उसके माध्यम से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। परंतु अब शासन प्रशासन तो पिछले 1.25 साल से इस पर निर्णय कर रहा है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। मालूम नहीं वो क्या निर्णय करेगा। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को तनाव रहित रखने के लिए स्पंदन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उनकी समस्याओं को तत्काल समाधान की तरफ ले जाया गया। बलरामपुर में पदस्थ आरक्षक श्रीमती हेमलता साहू ने यह बताया कि उनका बच्चा जन्म से कमजोर है, उनकी सास लकवा पीड़ित हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। श्रीमती हेमलता वीडियो कॉल के जरिए बीमार सास की स्थिति से डीजीपी को अवगत कराते हुए रो पड़ी। कहा कि उनको बीमार बच्चा और सास की देखभाल और ड्यूटी के बीच में तालमेल बैठाना काफ़ी दिक्कत भरा काम है, क्योंकि उनके पति की पोस्टिंग सक्रिय बटालियन बिलासपुर में है। डीजीपी अवस्थी ने तत्काल हेमलता साहू का स्थानांतरण बलरामपुर से बिलासपुर करने का निर्देश जारी कर दिया। ऐसे कई जिलों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई और डीजीपी ने उनका फौरन निराकरण किया। मेरा मोबाइल हाथ में पकड़ा हूं, इसमें एक हाथ से नमस्ते। चलिए मौसम की भी बात करते हैं। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की स्थिति है। भारी बारिश हो सकती है, सतर्क रहें। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप देखते रहिए IBS 24। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।